ओके बेटा, हम लोग पहुंचे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में, सम्स वाले पेजेस, क्वेश्चन 51 टीएस गरेवाल। ये टॉपिक जो है, जो अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इस टॉपिक को हम लोग बोलेंगे कैश एंड कैपिटल बोथ कंडीशन। मैं इसको बोलता हूं कैश एंड कैपिटल बोथ कंडीशन। ऑब्वियसली आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। आप लोगों को पहले पता नहीं चलेगा कि ये बोथ कंडीशन कैसे है। मैं इसको बोथ कंडीशन बोलता हूं, ठीक है। कैसे वो धीरे धीरे पता चलेगा, थोड़ा सा टिपिकल है। बैलेंसिंग इसकी थोड़ी हार्ड है, ध्यान देना। स्टार्टिंग इजी है। क्वेश्चन 51, बैलेंस शीट ऑफ XYZ who shared profit in the ratio of 5:3:2 as on 31 March 22 was as follows। मतलब ये इनका ओल्ड P&L रेशियो दिया है 5:3:2। पार्टनर्स का नाम है XYZ। तो मैं सीधा पहले वर्किंग नोट्स में चले जाऊंगा और वर्किंग नोट्स में मैं 5:3:2 रेशियोज में लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा रेशियोज और उसके नीचे ओल्ड P&L रेशियो, ओल्ड P&L रेशियो ऑफ X, Y एंड Z इक्वल टू 5:3:2। अब 5:3:2 मतलब 5/10, 3/10 और 2/10। ये हमारा ओल्ड P&L रेशियो हो गया। 5/10 रेशियो, 3/10 रेशियो, 2/10, 5/10, 3/10, 2/10। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है ओल्ड बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च और यहाँ पे डेट है बैलेंस शीट के नीचे वाई रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 22। अगर कभी ऐसे दो डेट्स दी हों 31 मार्च 22 और 1 अप्रैल 22, तो जो बाद वाली डेट है 1 अप्रैल 22 वो हम न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो पहले एक बार अकाउंट्स के फॉर्मेट्स देख लेते हैं। ये सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑल्सो नोन एज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें पार्टनर्स का नाम लिखना पड़ेगा XYZ, XYZ, ये पार्टनर्स के नाम XYZ डेबिट साइड और वही XYZ क्रेडिट साइड, ठीक है। इसके बाद कैश एंड बैंक अकाउंट, इसके बाद गुडविल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट के बाद गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट के बाद न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ डैश डैश एज ऑन 1/4/22, ठीक है। लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड होता है और एसेट साइड मतलब डेबिट साइड होता है, पर ऐसा कभी लिखना नहीं। एसेट साइड पे कभी डेबिट लिखना नहीं, लायबिलिटी साइड पे कभी क्रेडिट लिखना नहीं, ठीक है। कौन रिटायर हो गया देख लेते हैं। कौन रिटायर हो गया, नीचे लिखा हुआ है वाई रिटायर हो गया। वाई रिटायर हो गया मतलब जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी वो बनेगी एक्स और जेड की। तो वाई रिटायर हो गया तो जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें आएगा न्यू बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एक्स एंड जेड। वाई रिटायर हो गया, ठीक है। चलो अभी पहले ओल्ड बैलेंस शीट में से टिक करते हैं इंपॉर्टेंट नाम, कैश, कैपिटल, गुडविल, रिजर्व्स, टिक करते हैं। कैश की जगह पे यहाँ पे बैंक बैलेंस दिया हुआ है, इसको मैं टिक कर देता हूँ। ये ब्रैकेट में आपको दिख रहा है मिनिमम बैलेंस लिखा हुआ है 15,000, इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन है जो ब्रैकेट में मिनिमम बैलेंस लिखा हुआ है। कैश, कैपिटल, ये XYZ का कैपिटल दिया हुआ है, कैश, कैपिटल, गुडविल, गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है, गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है। कैश, कैपिटल, गुडविल, रिजर्व्स, रिजर्व्स में एक ही दिया हुआ है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ठीक है। गुडविल नहीं दिया हुआ है। तो पहले बैंक बैलेंस से शुरू करते हैं। ये 15,000 बैंक बैलेंस है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है यही मिनिमम बैलेंस है। तो बैंक बैलेंस जो 15,000 है ये मैं कैश एंड बैंक अकाउंट में लिखूंगा, डेबिट साइड पे लिखूंगा और इसको मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यही हमारा मिनिमम बैंक बैलेंस होना चाहिए। मतलब अगर हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को कुछ कैश पे करेंगे ना, तो कैश पे करने के बाद वापस हमारा बैंक बैलेंस क्लोजिंग भी, जो यहाँ पे क्लोजिंग बैंक बैलेंस आएगा बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, वो भी मिनिमम 15,000 तो होना चाहिए। ऐसा ये लोग बोलना चाहते हैं कि मिनिमम बैंक बैलेंस 15,000 तो होना ही चाहिए। वो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मिनिमम 15,000 होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट में देखेंगे कि यहाँ पे कितनी अमाउंट आती है बैंक बैलेंस की, पर इन्होंने बोला है कि मिनिमम 15,000 होना चाहिए। तो बैंक बैलेंस को मैंने लिख दिया कैश एंड बैंक में, बैंक बैलेंस को लिख दिया कैश एंड बैंक में, गुडविल दिया हुआ नहीं है। इसके बाद ये कैपिटल 165, 84, 66,
ये तीनों पार्टनर्स का कैपिटल 165, 84, 66, ये कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा 165, 84, 66। एक बार मैं अमाउंट्स फिर से चेक करूंगा, 165, 84, 66, राइट, 165, 84, 66। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं क्रेडिट साइड पे जाऊंगा तो मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ब्रैकेट में ओपनिंग कैपिटल, राइट। आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद यह वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 22,500। अगर इसमें कोई भी एडजस्टमेंट ना दी हो तो ये सारा का सारा पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर एडजस्टमेंट ना हो तो मैं पहले चेक करूंगा कि 22,500 में कॉम्पेंसेशन रिजर्व में कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं। पहली एडजस्टमेंट गुडविल की है, दूसरी फिक्स एसेट्स, फिर स्टॉक, फिर वायर टू बी पेड। कहने का मतलब है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। अगर एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है तो ये डायरेक्टली 22,500 पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओल्ड पीएनएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये 22,500 न्यू बैलेंस शीट में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो सारा का सारा 22,500 जो है पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, क्रेडिट साइड। तो मैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, और इसकी अमाउंट है 22,500 और हमारा ओल्ड रेशियो था 5:3:2। तो 22,500 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 10, फिर 22,500 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 10 और 22,500 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 10। ऑब्वियसली इन तीनों को प्लस करके 22,500 आना चाहिए। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है लैपटॉप की तो यहाँ पे नीचे 22,500 आपको दिख रहा होगा। तो इन तीनों का सम प्लस करके 22,500 आना चाहिए। ठीक है, तो 22,500 मल्टीप्लाई बाय 5/10, 3/10, 2/10 कर दिया। और ओल्ड बैलेंस शीट में से कुछ भी हमारे काम करनी है। वैसे ओल्ड बैलेंस शीट में से 5 चीजें हमारे काम की होती है: कैश, कैपिटल, गुडविल, रिजर्व्स और कभी कभी करंट अकाउंट दिया होता है। कैश, कैपिटल, गुडविल, रिजर्व्स, करंट अकाउंट अगर दिया हो तो ओके। तो आगे बढ़ते हैं। Why retired on 1 April 22 and it was agreed that first goodwill of the firm is valued at 112500। ये न्यू गुडविल है, बाकी एडजस्टमेंट में बाद में पढ़ूंगा। न्यू गुडविल 112500 है। तो मैं वर्किंग नोट्स में जाऊंगा। यहाँ पे वर्किंग नोट्स में मैं एक हेडिंग लिखूंगा अमाउंट्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू गुडविल। इसकी अमाउंट दी हुई है 112500 रुपीज। ये न्यू गुडविल है हमारा 112500। आगे बढ़ते हैं और देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 112500 एंड वाइज शेयर इज टू बी एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड। तो बोला हो कि नहीं बोला हो, हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। ये हमारी गुडविल की जर्नल एंट्रीज का स्टेप 5 है। ये हमारे गुडविल की जर्नल एंट्रीज का स्टेप 5 है कि वाई का शेयर डायरेक्टली एक्स और जेड में एडजस्ट कर दो। हु आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। फ्यूचर प्रॉफिट मतलब ये एक्स और जेड का फ्यूचर रेशियो है, मतलब न्यू रेशियो है 3:2। अब ये मैं 3:2 लिख देता हूँ एक्स और जेड का वर्किंग नोट्स में। एक्स और जेड का न्यू पीएनएल रेशियो है 3:2। मैं पहले तो पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं चेंजेस करता हूँ। ये न्यू पीएनएल रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड, वाई तो रिटायर हो गया, और न्यू रेशियो है 3:2। अब अगर न्यू रेशियो 3:2 होगा एक्स और जेड का, मतलब ये हो जाएगा 3/5 रेशियो 2/5, 3/5 रेशियो 2/5। ये एक्स और जेड का न्यू पीएनएल रेशियो। तो मैं अभी से ही गेन का फॉर्मूला सॉल्व कर लेता हूँ। गेन का फॉर्मूला होता है GNO। ये गेन का फॉर्मूला होता है GNO, मतलब गेन इज इक्वल टू न्यू पीएनएल रेशियो, गेन इज इक्वल टू न्यू पीएनएल रेशियो माइनस ओल्ड पीएनएल रेशियो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, एडमिशन में होता है सन SON, रिटायरमेंट में होता है GNO। तो गेन इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। किसको किसको गेन होगा? एक्स और जेड को, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स का गेन इक्वल टू एक्स का न्यू रेशियो। एक्स का न्यू रेशियो है ये वाला 3/5। एक्स का न्यू रेशियो है 3/5, राइट, और माइनस एक्स का ओल्ड रेशियो। एक्स का ओल्ड रेशियो है ये वाला है 5/10, ये वाला 5/10। ठीक है,
तो x का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो न्यू रेशियो है ये वाला 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो है 5/10। अब इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम करके, देखें x का गेन कितना आ रहा है। अब 5 और 10 का एलसीएम होगा 10, 5 और 10 का एलसीएम होगा 10। अब ऊपर माइनस की साइन माइनस ही रहेगी। पाई के टेबल में 10 कब आता है? पाई के टेबल में 10 आता है 2 जा, 5 2 जा तो 3 2 जा 6, माइनस 10 के टेबल में 10 आता है 1 जा, तो ऊपर 5 1 जा 5, 6 माइनस 5। अब 6 माइनस 5 ये होगा 1/10, मतलब x का गेन आएगा 1/10। प्लस में ही आ रहा है तो अच्छी बात है, प्लस में ही आ रहा है अच्छी बात है। तो ये x का गेन आ गया 1/10। अब इसी तरीके से मैं फाइंड करूंगा y का गेन, सॉरी y तो रिटायर हो गया, z का गेन। तो x के गेन को पहले पूरा कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे z का गेन सॉल्व करता हूँ। पहले पूरा कॉपी पेस्ट किया, राइट। अब x की जगह पे हो जाएगा z, x की जगह हो जाएगा z, z का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो z का न्यू रेशियो है ये वाला 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो ये वाला 2/10, तो 2/5 माइनस 2/10, 2/5 माइनस 2/10, तो एलसीएम होगा 10, एलसीएम होगा 10। अब ऊपर क्या आएगा? 5 के टेबल में 10 कब आता है? 2 जा, तो ऊपर आएगा 2 2 जा 4, माइनस 10 के टेबल में 10 आता है 1 जा, तो ऊपर आएगा 2 1 जा 2, 4 माइनस 2 2/10, तो ये z का गेन आ गया 2/10। अब x का गेन आ गया 1/10 और z का गेन आ गया 2/10। ये मेरे बहुत काम का है, बहुत ज्यादा काम का है ये। इसको हम लोग बोलेंगे गेनिंग रेशियो ऑफ x एंड z, गेनिंग रेशियो ऑफ x एंड z। तो x का गेन है 1/10 और रेशियो z का गेन है 2/10। सबसे पहली बात तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, पहली बात डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, फिर डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दो, तो 10 10 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, बाकी बचेगा 1/2। अगर आप 10 10 कैंसिल कर दोगे तो बाकी बचेगा 1/2। अब आप 1/2 को प्लस कर दोगे, 1 और 2 को प्लस कर दोगे तो अपॉन में 3 आ जाएगा, सुनना ध्यान से, अपॉन में आ जाएगा 3, तो 1/3 और 2/3, ये 1/3 2/3 जो है ये गेनिंग रेशियो है। देखो मैं यहाँ पे साइड में लिख के देता हूँ, पहली लाइन में जो 1/10 2/10 है वो गेन है, और तीसरी लाइन में जो 1/3 2/3 है वो गेनिंग रेशियो है। ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि गेन अलग बात है, गेनिंग रेशियो अलग बात है। तो हमारा गेनिंग रेशियो होगा 1/3 2/3, ये हमारा गेनिंग रेशियो हो गया 1/3 2/3। चलो अभी गुडविल की न्यू अमाउंट भी दी हुई है 112500। अभी गुडविल की जर्नल एंट्रीज करते हैं, सुनना ध्यान से। ये जर्नल एंट्री है, इसमें मैं गुडविल की एंट्रीज करता हूँ। पहली एंट्री होती है ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करो। इस क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल था ही नहीं, इस क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल था ही नहीं, तो पहली एंट्री होगी नो एंट्री। फिर स्टेप 2 3 4, रिटायरमेंट चैप्टर में स्टेप 2 3 4 नो एंट्री होता है। फिर स्टेप 5, अगर आपको याद हो स्टेप 5 एडमिशन में क्या है? सी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। एडमिशन में क्या है? रिटायरमेंट में ए बी सी, ए डेबिट बी डेबिट टू सी। एडमिशन में क्या है? रिटायरमेंट में ए बी सी। ये मेरी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो मैं याद करता हूँ। एडमिशन में क्या होता है? मतलब एडमिशन में होता है सी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, रिटायरमेंट में होता है ए डेबिट बी डेबिट टू सी। तो ये जो ये एडमिशन की ट्रिक है और ये रिटायरमेंट की ट्रिक है, तो मैं इस तरीके से याद करता हूँ हमेशा। और सी मतलब सी पार्टनर, मतलब एडमिशन में जो सी पार्टनर है वो नया पार्टनर है, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ, और रिटायरमेंट में सी पार्टनर जो है वो रिटायर हुआ। तो एडमिशन में कैब सी अकाउंट डेबिट टू ए, सी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, रिटायरमेंट में ए बी सी मतलब ए डेबिट बी डेबिट टू सी। तो इस क्वेश्चन में रिटायर कौन हुआ था? इस क्वेश्चन में रिटायर हुआ था वाई, तो मैं लिखूंगा टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है एक्स और जेड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल। अब मैं वाई को कितना पैसा दूंगा गुडविल का? न्यू गुडविल है 112500 मल्टीप्लाई बाय वाई का एक ही रेशियो होता है रिटायरिंग पार्टनर का ओल्ड रेशियो 3/10। मतलब जो पार्टनर रिटायर होता है ना
उसका एक ही रेशियो होता है ओल्ड वाला। तो 112500 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 112500 मल्टीप्लाई 3/10, तो ये आएगा 33750। मतलब हम लोग y को 33750 रुपीज देंगे एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो y का कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट 33750। यही 33750 हम लोग x और z से लेंगे। कौन से रेशियो में लेंगे? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो में हम लोग ये x और z से लेंगे। गेनिंग रेशियो ऑफ x एंड z। तो ये जो हम लोगों ने 33750 रुपीज y को दिए, ये हम x और z से लेंगे इनके गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो था इनका 1/3 2/3। अगर आपको याद हो, मैंने वर्किंग नोट्स में अभी अभी बताया, गेनिंग रेशियो था इनका 1/3 और 2/3। तो 33750 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 33750 मल्टीप्लाई 2/3, तो 11250 और 22500। इतना हम लोग गुडविल का पैसा x से लेंगे 11250, z से लेंगे 22500 और y को दे देंगे 33750। तो ये 33750 जो है ये वाइज शेयर है, ये वाइज शेयर है आउट ऑफ न्यू गुडविल। मतलब न्यू गुडविल मल्टीप्लाई बाय y का ओल्ड रेशियो, ये y का शेयर आ गया। ये y का शेयर हमने y को दे दिया 33750 और यही हम लोगों ने x और z से लिया। कौन से रेशियो में लिया? गेनिंग रेशियो में लिया। किससे? x और z से। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 6 हो गया। 6A होता है कि जो पार्टनर रिटायर हो गया y, उसको आपने कितना पैसा कैश में दिया। तो अभी मेरे को फिलहाल इसकी अमाउंट मालूम नहीं है कि हम लोगों ने y को कितना पैसा कैश में दिया। तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। और 6B क्या होता है? 6B होता है कि जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका कितना पैसा आपने लोन में ट्रांसफर किया। तो वाइज कैपिटल टू वाइज लोन, ये कितना पैसा लोन में ट्रांसफर किया वो भी अभी हमको पता नहीं है। फिलहाल हमको ये पता नहीं है कि y को कैश में कितना पैसा दिया और y का कितना पैसा हमने लोन में ट्रांसफर किया, वो फिलहाल हमको मालूम नहीं है। तो मैंने फिलहाल एंट्री कर दिया, बट इफेक्ट्स बाद में करूंगा, अमाउंट बाद में आएगी जब हम बैलेंसिंग करेंगे तब। ठीक है, ये मैंने सारे स्टेप्स लिख दिए। डन। 1 नो एंट्री। 1 क्या होता है? ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करो। 2 3 4 रिटायरमेंट चैप्टर में होता ही नहीं है, एडमिशन चैप्टर में होता है। फिर स्टेप 5 जैसे मैंने याद करने के लिए बताया, एडमिशन में कैब, रिटायरमेंट में एबीसी। स्टेप 6 जो पार्टनर रिटायर हुआ उसको कितना पैसा कैश में दिया। 6B जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका कितना पैसा लोन में ट्रांसफर किया। स्टेप 7 इस क्वेश्चन में नहीं होगा। तो स्टेप 7 कब होता है? स्टेप 7 होता है जब x या z किसी एक में दे, x या z किसी एक का गेन माइनस में आए। मैं लिख दूं, ये इस क्वेश्चन में नहीं होगा। दिस स्टेप इज डन only when any one partners that is x or z, any one partners gain is negative। जब किसी एक पार्टनर का गेन नेगेटिव हो तब ये वाला स्टेप करते हैं, 7 वाला। तो इस क्वेश्चन में तो नहीं करना है। तो अल्टीमेटली घूम फिर के इस क्वेश्चन में एंट्री तो हमने फिलहाल अभी तक एक ही की है। कौन सी एंट्री की है अभी तक? सिर्फ स्टेप 5 की है हम लोगों ने, जिसमें हमने x और z को डेबिट किया और y को क्रेडिट किया। अभी इसकी पोस्टिंग करते हैं। इसकी पोस्टिंग करने के लिए पहला पार्ट होगा x अकाउंट डेबिट 11250 टू y 11250। मतलब जो बड़ी अमाउंट है 33750 उसके दो पार्ट्स कर दो। तो पहला पार्ट होगा 11250 डेबिट क्रेडिट। दूसरा पार्ट होगा 22500 डेबिट क्रेडिट। तो 11250 x टू y। देखना मैं पोस्टिंग कैसे करता हूं। 11250 x टू y, तो x में करूंगा मैं डेबिट 11250 टू y में करूंगा मैं क्रेडिट, क्योंकि y रिटायर हो गया तो y को गुडविल का पैसा मिलना चाहिए। तो आपको मालूम है कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे प्लस होता है, तो y को गुडविल का पैसा प्लस हो गया, मिल गया। किससे लिया हमने? x से। तो x का कैपिटल हो गया डेबिट, मतलब माइनस 11250 x में डेबिट और y में क्रेडिट 11250। अभी उसी तरीके से हम लोगों को गुडविल का पैसा लेना है किससे? z से। और हम किसको दे देंगे? z से लेके किसको देंगे? y को 22500 z टू y।
तो Z से पैसा लेंगे 22,500 और किसको देंगे, Y को, तो Y का कैपिटल फिर से प्लस हो जाएगा, मतलब क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, डन। अभी आमने सामने नाम उल्टा, अगर आपको कॉन्ट्रा एंट्री कभी आपने सुनी हो, नाम उल्टा आएगा अगर अमाउंट X और Z के कॉलम में है डेबिट साइड पे। अगर डेबिट साइड पे अमाउंट X और Z में है तो पर्टिकुलर्स में आएगा टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और अगर अमाउंट Y के कॉलम में है तो पर्टिकुलर्स में आएगा बाय X कैपिटल अकाउंट, बाय X कैपिटल और बाय Z कैपिटल, बाय X कैपिटल बाय Z कैपिटल। डन। ये हमारा गुडविल की एंट्री की पोस्टिंग हो गई। थोड़ा लेंथी था बट गुडविल ही लेंथी होता है, बाकी तो इजी होता है। सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा है फिक्स एसेट्स बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। फिक्स एसेट्स को 20% बढ़ाओ, यहां से तो बहुत इजी हो जाएगा। फिक्स एसेट्स की वैल्यू 20% बढ़ाओ, ओल्ड वैल्यू है 187500 और 20% वैल्यू बढ़ाओ तो 187500 मैं न्यू बैलेंस शीट में लिखूंगा। ये न्यू बैलेंस शीट 187500 187500, ये फिक्स एसेट्स की ओल्ड वैल्यू। इसमें लिखा हुआ है एड एप्रिसिएशन, मतलब एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि 20% वैल्यू बढ़ गई तो मैं 20% वैल्यू बढ़ा दूंगा, इक्वल टू 187500 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100, ये आएगा 37500। मतलब 187500 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100, 37500। ये 37500 मैं ऐड कर दूंगा तो आउटर कॉलम में आएगा 2,25,000। इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में आएगा 2,25,000। अब 37,500 हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई। जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हमारा प्रॉफिट होता है 37,500। तो हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा 37,500 बाय फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू कभी भी बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट होगा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा। इसके बाद लिखा हुआ है थर्ड एडजस्टमेंट में स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 75,000। बेटा पूरा खेल ये बाय और टू का है। जब भी लिखा हुआ बाय, मैंने बहुत बार आपको बताया, देखो मैं रूल्स लिख के बताता हूं वर्किंग नोट्स के नीचे, ये थियरी वाले पेजेस में लिखना है एक बार। जहां पे भी मैं लिखूं रूल्स वो आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है। देखो पहला रूल, जब भी ऐसे लिखा हो इंक्रीज बाय एनी एसेट, इंक्रीज बाय इफ एनी asset is to be increased by, तो फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज बाय ₹20,000, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि 20,000 रुपीज हमारा प्रॉफिट हुआ, 20,000 रुपीज हमारा प्रॉफिट हुआ। अगर लिखा हुआ कि इफ एनी एसेट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20,000 तो 20,000 हमारा प्रॉफिट हुआ। सेकेंड एडजस्टमेंट इफ एनी एसेट इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू 20,000, अगर ऐसे लिखा हो कि कोई एसेट को अप टू 20,000 बढ़ाओ, मतलब ये 20,000 जो है ना ये इस एसेट की मार्केट वैल्यू है। अब 20,000 की जगह पे मैं 2 लाख कर देता हूं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो आपको। इफ एनी एसेट इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू ₹2 लाख, तो ये 2 लाख रुपीज क्या हुआ? ये 2 लाख रुपीज हुआ मार्केट वैल्यू। अब फर्क समझो बाय और अप टू का। अगर लिखा है इंक्रीज बाय 20,000 तो ये 20,000 हमारा प्रॉफिट है, और अगर लिखा है इंक्रीज अप टू 2 लाख तो ये 2 लाख हमारी मार्केट वैल्यू है। और दो इफेक्ट मार्केट वैल्यू के नहीं होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं प्रॉफिट के या लॉस के। ये जो मार्केट वैल्यू होता है ये तो न्यू बैलेंस शीट में, ये तो न्यू बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आउटर कॉलम में आता है। तो मार्केट वैल्यू होता है वो तो आउटर कॉलम में आता है। मार्केट वैल्यू के दो इफेक्ट नहीं होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं प्रॉफिट या लॉस के। ठीक है, ये थियरी वाले पेजेस में लिखना। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ था एडजस्टमेंट में? एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड टू 75,000। टू 75,000 मतलब ये 75,000 मार्केट वैल्यू है, ये आउटर कॉलम में आएगा। अब स्टॉक की ओल्ड वैल्यू है ये वाली 82,500, मैं टिक कर दूं, जिसमें जिसमें एडजस्टमेंट हो गई उसको मैं टिक कर देता हूं। फिक्स एसेट्स हो गया, टिक कर दिया, और स्टॉक हो गया, स्टॉक हो गया, स्टॉक को भी टिक कर देता हूं। स्टॉक की ओल्ड वैल्यू है 82,500। अब 82,500 ओल्ड वैल्यू है मतलब बुक वैल्यू है, और मार्केट वैल्यू है 75,000। अब सुनना, 82,500 और 75,000, 82,500 और 75,000। अब ये न्यू बैलेंस शीट है हमारी,
यहाँ पे मैं लिखूंगा 82,500, यहाँ पे मैं लिखूंगा 75,000। ठीक है, अब 75,000 जो है बेटा, ये 75,000 मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू के दो इफेक्ट्स नहीं होते हैं। मार्केट वैल्यू के दो इफेक्ट्स नहीं होते। मार्केट वैल्यू तो जस्ट टोटल है, वो तो जस्ट आउटर कॉलम में आता है। मेरी भाषा में 75,000 कोई इफेक्ट ही नहीं है। ठीक है, अब ये स्टॉक की ओल्ड वैल्यू, इसको बोलते हैं बुक वैल्यू या ओल्ड वैल्यू। 82,500 जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है। ठीक है, और मार्केट वैल्यू है 75,000। अब कितना माइनस करना पड़ेगा? 82,500 माइनस 75,000, कितना माइनस करना पड़ेगा? 7500। तो ये जो 7500 हमको माइनस करना पड़ेगा, ये हमारा लॉस हुआ। अब स्टॉक में जितना लॉस हुआ उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते हैं, स्टॉक में जितना लॉस हुआ उसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ या अमोर्टाइज। 7500, ये 7500 हमारे स्टॉक की वैल्यू कम हो गई। इस 7500 का दूसरा इफेक्ट होगा रिवैल्यूएशन में, डेबिट साइड। 7500 हमारा लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैं डेबिट कर दूंगा 7500 तो स्टॉक अकाउंट डन। अब fourth adjustment, y be paid amount brought by x and z so as to make their capital proportionate to new P&L ratio। मैं हिंदी में बोल देता हूँ ये क्या लिखा हुआ है, पर मैं इस वीडियो लेक्चर में ये सॉल्व नहीं करूंगा। मैं सिर्फ बोल देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितना पैसा y को पे करेंगे उतना ही पैसा x और z लेके आएंगे। x और z ऐसी जादुई अमाउंट लेके आएंगे, ऐसी कोई जादुई अमाउंट लेके आएंगे x और z के उनका कैपिटल अपने आप न्यू P&L रेशियो में सेट हो जाए। और न्यू रेशियो था x और z का 3:2। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में तो ये नहीं समझाने वाला हूँ ये क्या है, मैं सिर्फ हिंदी में बोल देता हूँ। जितना पैसा y को पे करना है उतना पैसा x और z दोनों मिला के उतना पैसा लेके आएंगे x और z, जितना पैसा y को देना है। तो ये अभी नहीं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अभी मैं पहले अनटिक आइटम लिख लेता हूँ। अनटिक में एक डेटस है, एक डेटस है अनटिक आइटम में 97,500। मैं शुरू करता हूँ लिखना डेटस 97,500 न्यू बैलेंस शीट में। एसेट साइड डेटस में कोई भी चेंज नहीं था तो डेटस 97,500 सेम, इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट वगैरह नहीं था। डेटस 97,500 एसेट साइड नो चेंज, सेम कॉपी कर दिया मैंने। डेटस के बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है लायबिलिटी साइड पे एक क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स और एक एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ये दो अनटिक आइटम है, ये भी मैं सेम कॉपी करूंगा। 39750 5250, 39750 और 5250, 39750 5250। अब 39750 जो था इसका नाम था सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी। और ये जो 5250 था ये था एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। 39750 और 5250 मैंने सेम कॉपी कर दिया। ठीक है, अनटिक आइटम भी हो गया, डेटस हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, और कोई अनटिक आइटम है नहीं। ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट नंबर 4 रह गया, पर ये अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सारा बैलेंसिंग बताऊंगा, रिवैल्यूएशन से लेकर न्यू बैलेंस शीट तक तब बताऊंगा। आप इस वीडियो लेक्चर में कुछ लिखोगे नहीं, पूरा पहले कंप्लीट होने दो फिर लिखना। ठीक है, मैं स्क्रॉल भी नहीं कर रहा हूँ इसलिए जानबूझ के, यहीं पे वीडियो एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा बैलेंसिंग करूंगा।